ओके, सो एमसीक्यू नंबर 30 यानी कि तीसरे ओटीक्यू का आखिरी पार्ट दोबारा से देखते हैं। सब रिक्वायरमेंट पढ़ दें प्लीज। How much capital gains tax will be saved by the couple if Raj transfers 50% ownership of the antique to Keisha before selling it in a tax year 26-27? ठीक है, यानी वो कह रहा है कि 50% ओनरशिप घर की ट्रांसफर कर दे, सॉरी एंटीक की ओनरशिप ट्रांसफर कर दे 50% अपनी वाइफ केशा को। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, दो तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। एक तरीका ये है, हम एग्जिस्टिंग सिनेरियो पे राज का टैक्स निकालें, और उसके बाद जो रिवाइज सिनेरियो यानी कि 50 पे 50 जब डिवाइड हो रहा है, उस पे हम राज और केशा दोनों का टैक्स निकाल के दोनों का डिफरेंस ले लें। पहले उस तरीके से देख लेते हैं। सो अब ये लास्ट वाला जो सिनेरियो है ये इससे रिलेट कर रहा है, ये पढ़िएगा प्लीज लास्ट लाइन। In the tax year 26-27, Raj will have taxable income of 70,000 हम्म। and Keisha will have a taxable income of 10,000. ठीक है। Raj plans to sell an antique statue that costs 13,000 for 59,000. ठीक है। This will be the only disposal. हाँ जी, हाँ जी। This will be the only disposal by the couple during the tax year 26-27. ठीक है, अब पहले हम सिर्फ निकालते हैं कि अगर राज अकेला सेल करे तो क्या होगा। राज अगर अकेला सेल कर रहा है तो उसके लिए डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं 59,000, कॉस्ट जो है दैट इज 13,000। तो 59 - 13, जो गेन आएगा राज के लिए, दैट गेन विल बी 46,000। अब राज को एनुअल एग्जामेशन नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि सेम टैक्स ईयर में उसने ऊपर वो और भी चीजें सेल ऑफ की हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डायरेक्टली इस पर टैक्स लग जाएगा 24% का। और अगर इसका 24% निकालें, जरा बताइए कितना आ रहा है। 11,040. 11,040। Hmm. अच्छा, और अगर हम इस गेन को डिवाइड कर लें दो में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 50% राज का हो जाए, 50% वुड बी 23,000, और 50% केशा का हो जाए, वो भी 23,000 हो जाएगा। राज वाला जो है उस पे तो डायरेक्टली 24% टैक्स लगा देंगे, कितना हो जाएगा निकालें। 5020। 5520. 5520, सॉरी। और केशा के लिए क्या होगा, इसमें से एनुअल एग्जामेशन माइनस होगी क्योंकि केशा ने कोई और चीज सेल नहीं की। इसके भी लिए टैक्सेबल उसके पास बचेगा 20,000। अब उसकी भी टैक्सेबल इनकम 10,000 थी, इसका मतलब है शी इज अ बेसिकली टैक्स पेयर। इस 20,000 के ऊपर टैक्स देगी वो 18%। निकालें जरा कितना आता है। 3600। 3,600. तो 3600 प्लस 5520, टोटल कितना टैक्स आ गया। 9120. 9120। जब राज अकेला टैक्स पे कर रहा था इट वाज 11,040। कंबाइंड टैक्स हो जाएगा 9120। कितने की सेविंग है निकालें जरा। 1920. 1920, तो ये सेविंग आ गई आपकी। ठीक है, एक तरीका ये है जो कि इजी है। दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉजिकल है। अब उसमें आपने देखना है कि केशा को ट्रांसफर करने से होगा क्या। केशा को जब वो गेन ट्रांसफर करेगा तो इस 46 में से 23,000 का गेन ट्रांसफर करेगा। अगर 23,000 का गेन ट्रांसफर करेगा तो उसमें से क्या होगा फिर, पहले 3,000 पे टैक्स माफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस 3,000 पे सेव होगा आपका 24%, क्योंकि राज 24% पे कर रहा था। निकालें जरा कितना आता है। 720. 720। और जो बाकी 20,000 है उसके ऊपर आपका सेव होगा 6%। 6% कैसे, राज पे कर रहा था 24 पे, केशा पे करेगी 18 पे। तो 20,000 का 6% निकालें जरा। 1,200. तो 1,200 प्लस 720, टोटल सेविंग इस तरीके से भी आपकी 1920 की आती है। ठीक है, अब आपने वो तरीका चूज करना है जो आपके लिए बेहतर है। मेरे ख्याल में ये वाला जो तरीका है जिससे हमने पहले कैलकुलेट की है इट इज इजियर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। खैर, सेविंग हमारी 1920 की है, ये हम इसमें आंसर में डाल देंगे एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब ये अगर आप आइडिया, एक अंदाजा थोड़ा सा लगा लें
जो एमसीक्यूज और ओटीक्यूज वाला पार्ट है, हमने बहुत सुकून सुकून से की है, कोई हमने इसमें रश नहीं किया, जल्दी नहीं की। और ये हार्डली तकरीबन हमारे 40 मिनट्स इस पे लगे हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे सेक्शन सी में हमें पता है 3 सवाल होंगे। पहला सवाल 10 नंबर का है, फिर दो 15-15 नंबर के सवाल हैं। अब मैंने क्लास में आपको बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने 15 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करना है। और 15 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी सबसे पहले आप कॉर्पोरेशन टैक्स वाला जो क्वेश्चन है उसको टारगेट करोगे, क्योंकि कंपैरेटिवली वो आसान होता है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपने सबसे लास्ट में देखना है। सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे जाते हैं और देखते हैं जी कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स वाला सवाल है उसमें क्या है। कॉर्पोरेशन टैक्स वाला क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे होगा? क्वेश्चन में जो नाम लिखा होता है उसके साथ लिमिटेड लिखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये अब मैं आगे मूव ऑन करता जा रहा हूँ। क्या आ गया? सो 15 नंबर के लिए उसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा हुआ है? जी साउथ साहब पढ़ें। Calculate Centaur Ltd's corporation tax liability for the year ended 31st March 2026. ठीक है। Notes: you should start with the profit before income taxes of 338,000 and indicate by the use of zero any items in the notes 1 to 3 for which no adjustment is required. मतलब You बेसिकली should जैसे assume हम रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। आपने प्रॉफिट से शुरू करना है, और अगर किसी चीज़ की एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको आप जीरो से शो करते जाएंगे। हाँ जी, आगे जी। you should assume that the full annual investment allowance is available to Centaur Ltd. हम्म। Centaur Ltd will claim the maximum possible group relief from Shumera Ltd and Hydra Ltd. ठीक है, मतलब ग्रुप रिलीफ वगैरह जो मैक्सिमम हमें मिल सकता है वो हम लोग यूज़ करेंगे। हाँ जी, आगे जी। सिनेरियो पे आ जाए। Centaur Ltd is a UK resident trading company with two subsidiary companies, both of which have been held for many years. Chimera Ltd, a 100% owned UK resident trading company, Hydra Incorporation, an 80% owned trading subsidiary resident overseas. All companies prepare accounts to 31st March each year. ठीक है। Centaur Ltd. The statement of profit or loss for the year ended 31st March 2026 showed a profit before income taxes of 338,000. This figure was arrived at after charging crediting the following items. अब उसने आपको दी हुई ये चीज़ें ही सारी, हम एक काम करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। ये जो एक्सेल वाली साइड है यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे सबसे पहले। हमें निकालनी है कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2026, ठीक है। सो दिस इज 2026। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे पाउंड का साइन डालना है। पाउंड का साइन यहाँ पे कैसे डलेगा? आप ये देखो, डॉलर साइन सिंबल बना हुआ है, सिंबल्स में जाओगे। आपके पास सेकंड पे है पाउंड का साइन, इस पे क्लिक करो और इंसर्ट कर दो, आपके पास पाउंड का साइन आ जाएगा। ठीक है। इन केस अगर यहाँ से नहीं आपको, आप ऐड करते हो नहीं आता, क्वेश्चन में पाउंड का साइन डाला हुआ है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, यहाँ लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ठीक है। इस तरीके से भी आपके पास पाउंड का साइन आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा एक और तरीका है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर, उसने कहा था कि हमें शुरू करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर से। हम लिख लेते हैं जी प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस, और इसकी फिगर है 338,000 की। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है? उसने कहा ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, दिस फिगर वाज राइट एट आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग। मतलब ये सारा कुछ उन्होंने चार्ज ऑलरेडी कर लिया हुआ था, मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है। जैसे अब सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है आपको? डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन अलाउड एक्सपेंस है कि डिसअलाउड एक्सपेंस है? Disallowed.
तो अगर डिसअलाउड है तो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? हम इसको ऐड बैक कर देंगे। कितनी वैल्यू डेप्रिसिएशन की? 24,500. 24,500। आप फिर माइक से बहुत दूर चले गए। Is it better? परफेक्ट। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बाद क्या है जी? लीगल फी। ठीक है जी, लीगल फी का उन्होंने नोट दिया हुआ है। देखते हैं जी नोट में क्या कह रहा है। नोट 2, हाँ जी पढ़ें प्लीज। सॉरी, नोट 1। Legal fees. These fees relate to the acquisition of land for the construction of a new warehouse. तो लीगल फी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, तो ये तो डिसअलाउड होगी भाई, एड बैक हो जाएगी 3,200। लीगल फी के बाद क्या है जी? डोनेशन टू नेशनल चैरिटी। अब डोनेशन टू नेशनल चैरिटी इज ऑलवेज डिसअलाउड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एड बैक ही करेंगे। एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 2,500। नोट उसने साथ दिया हुआ इसके? नहीं, नोट नहीं दिया हुआ। अच्छा, पेड है, ठीक है, सही है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एंटरटेनिंग है। ठीक है, एंटरटेनिंग का नोट 2 है, पढ़ें प्लीज। The entertaining cost includes the following: client entertaining 1,400, staff party 200 per head, अच्छा, अब 3,200 जो in total. क्लाइंट एंटरटेनमेंट है वो तो डिसअलाउड है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे जी? ऐड बैक कर देंगे। क्लाइंट एंटरटेनमेंट डिसअलाउड, ऐड बैक। क्लाइंट एंटरटेनमेंट था 1,400। अच्छा, उसके बाद जी स्टाफ पार्टी। अब स्टाफ की पार्टी तो अलाउड होती है, तो स्टाफ पार्टी इज अलाउड। माइनस भी किया हुआ है तो 0। इसके बाद क्या था जी? उसने ऐड किया हुआ है बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल। उसको तो यहाँ से माइनस कर लेंगे। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, वैल्यू कितनी है जी इसकी? 5,100 उसने ऐड की है, हम इधर से माइनस करेंगे। उसके बाद है जी इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल का नोट नंबर 3 है, प्लीज पढ़ते हैं साउथ। The interest was payable on a loan that was taken out to acquire the share capital in Camadra Ltd. शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया है, तो ये तो फिर अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, वापस ऐड बैक कर देंगे 41। उसके बाद देखो क्या रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अलाउंसेस। अब ये आपको कैपिटल अलाउंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लीज पढ़ें। The tax written down value of the main pool at 1st April 2025 was 45,000. There हम्म was no balance in the special rate pool. ठीक है, मतलब यहाँ During पे the year अगर मैं ended, एक वर्किंग बना लूँ, वर्किंग नंबर 1 फॉर कैपिटल अलाउंसेस, तो मेन पूल अगर बनेगा यहाँ पे, इधर लिख लेते हैं जी मेन पूल। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस आएगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस, इट वुड बी 45,000। अच्छा, आगे पढ़े सर। during the year ended 31st March 2026, हम्म Centaur Ltd had the following capital transactions. ठीक है। 1st May 2025, constructed a new warehouse for use in the trade. The construction cost was 300,000, excluding the land and legal fees. The अच्छा, जो warehouse was कंस्ट्रक्शन brought है, in. कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में आपको जो लैंड के अलावा चार्जेस पड़े हैं वो 300,000 के हैं। इसके ऊपर आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग अलाउंस, SBA। ठीक है, वो कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग में लिखते हैं, उसको यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं जी, स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग अलाउंस। बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई है? 1st January 2026. और 3 महीने, इसका मतलब आपने यूज किया, तो 3 महीने का अलाउंस यहाँ पे कैसे आएगा जी? इज इक्वल टू माइनस 300,000, इसका 3% इंटू 3/12। ठीक है, 2,250 आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी? 1st June 2025, purchased a new electrical system for the warehouse for 290,000. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपने खरीदा, उसके ऊपर तो आपको AIA मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम 290,000, और साथ ही यहाँ पे
AI दे दूंगा मैं, वो भी 290,000 का। अच्छा, अब ये जो AI ये है, इसको मैं कैपिटल अलाउंसेस के कॉलम में लिख दूंगा, कैपिटल अलाउंसेस। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है जी? 1st January 2026, purchased a second-hand petrol car with CO2 emission of 65 grams per kilometer for 14,000. This car was for a director who uses the car 70% for business purposes. अच्छा, अब जो गाड़ी खरीदी है, गाड़ी की एमिशन कितनी है जी आपकी? 65 ग्राम। तो इसका मतलब ये जाएगी स्पेशल रेट पूल में, कॉलम बना लेंगे हम लोग स्पेशल रेट पूल का, इसीलिए मैंने जगह भी छोड़ी हुई थी। जो कार खरीदी है वो यहाँ पे लिखेंगे, कार कॉस्ट है 14,000। ठीक हो गया? आगे जी। 31st March 2026, sold a machine from the main pool for 8,000. The machine originally cost 15,000 in 2021. ओके, मशीनरी आपने बेची है 8,000 की, अब यहाँ से मेन पूल से माइनस कर लेंगे। एंड दिस कॉलम वाज AIA। बस यहाँ पे इनका टोटल करते हैं। जैसे ही आप सम करोगे इसका, ये आ गई आपके पास WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, कॉपी करके आप इसको भी निकाल लो मैं स्पेशल पूल पे भी। एंड इसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम WDA एट द रेट ऑफ, पहले 18% मेन पूल पे, फिर WDA निकाल लेंगे हम 6% स्पेशल रेट पूल पे। सो मेन पूल पे 37,000 का 0.18 ये जाएगा अलाउंसेस में। उसके बाद इस 14,000 का 6%। अच्छा, अब ये पूरा 840 जाएगा आपका वहाँ जो कैपिटल अलाउंसेस है ना यहाँ पे। बेशक इसका प्राइवेट यूज किया था, लेकिन वो डायरेक्टर ने किया था, और कंपनी के केस में अगर डायरेक्टर प्राइवेट यूज करे स्टिल वो अलाउड होता है। इसके बाद सम कर लेंगे आप यहाँ पे, और ये निकल आएगी जी इसकी, कॉपी करके पेस्ट करें। दिस इज TWDV कैरेट फॉरवर्ड। और उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल लूंगा ये टोटल अलाउंसेस। ठीक है, टोटल अलाउंसेस में हम इन अलाउंसेस का सम कर लेंगे। एंड ये जो कैपिटल अलाउंसेस हैं आपके, इनको आपने अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस कर लेना है। ठीक है, वो ऑलरेडी माइनस में, आपने सिर्फ उनका यहाँ पे लिंक लगाना है। सही हो गया? अच्छा जी। अब ये तो जी हमने कैपिटल अलाउंसेस तक बात कर ली, और यहाँ पे जब इसको मैं दोबारा से सम कर दूंगा, तो ये मेरे पास निकल आएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, जिनको आप टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी कह सकते हो। लेकिन हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट्स नहीं निकालने, हमें निकालना था अपना कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। तो इसमें से अब मैं ले आऊंगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में हमारे पास क्या आएगा, जो बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल था। ठीक है, उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सो दिस, और माइनस कर लूंगा इसमें से ये जो इंटरेस्ट पेएबल था। तो 9200 मेरे पास नहीं, 9200 नहीं आएगा, सॉरी। हम माइनस, और ठीक है, इनको मैं प्लस का साइन लगा के लेके 1000 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जी और हमारे पास क्या था यहाँ पे? सेल ऑफ फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ये पढ़िएगा साउथ क्या कह रहे हैं। On 1st February 2026, Centaur Ltd sold a factory to Camara Ltd for 250,000. Centaur फैक्ट्री किसने Ltd बेची है had उसने? उसने किमारा को बेची है। कितना? किमारा इज, ये ऊपर जो ग्रुप स्ट्रक्चर है 100% ओन कंपनी है, तो वो नो गेन नो लॉस वाले में जाएगा, क्योंकि इट्स इन 75% कैपिटल गेन्स ग्रुप। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। Centaur Ltd had originally purchased the factory for 150,000 in 2018. It did not qualify for structure and building allowances. The ट्रस्ट profit एंड on this बिल्डिंग sale अलाउंस वगैरह इस has पर नहीं मिला। आगे जी। the profit on this sale has not been included in Centaur Ltd's statement of profit or loss. गेन लिखेंगे जरूर, लेकिन जीरो। ठीक है, चार्जेबल गेन रादर।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास और क्या आ रहा है? ग्रुप लॉसेस आ रहे हैं। ग्रुप लॉसेस की खैर बाद में बात करते हैं। यहाँ पे इनका जब आप सम कर लोगे एक दफ़ा, ये आ जाएंगे जी आपके टोटल प्रॉफिट्स। और इन टोटल प्रॉफिट्स में से आपने माइनस करना है QCD, गिफ्टेड डोनेशन जो थी, नेट डोनेशन टू नेशनल चैरिटी, वो थी ये 2500 की। और जैसे ही आप माइनस करोगे, ये आ जाएंगे जी आपके टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट। सर ये ऊपर प्रॉफिट का फिगर है, उसमें आई गेस एक एक्स्ट्रा जीरो है स्टार्टिंग में। ये वाला, हाँ। ओके। सो ये जी हमारे पास आ गया टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट। अब जो ग्रुप के ट्रेडिंग लॉसेस हैं उनकी बात करते हैं। देखें जी क्या कह रहे हैं। For the year ended 31st March 2026, the subsidiary companies made the following losses. हम्म कि हमारा को ट्रेडिंग लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है। अब कैपिटल लॉस तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, हमने कहा था कि एसेट लॉस ट्रांसफर होगा बिफोर द डिस्पोजल, ठीक है। और इसने कोई बात नहीं की भी ट्रांसफर करने की, तो हम भी नहीं करेंगे। ट्रेडिंग लॉस अलबत्ता ट्रांसफर हो जाएगा इसका, कि हमारा का, जो कि इसके TTP में से माइनस होगा। हाइड्रा को हम कितना ओन करते थे? हाइड्रा को हम 80% ओन करते हैं, लेकिन ये ओवरसीज है तो इसका लॉस हम फिर अपने अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, बस, ठीक है। तो फिर सिंपल हो गया कि हमारा जो निकला हुआ है प्रॉफिट TTP, इसमें से माइनस करूंगा ग्रुप लॉस, ग्रुप लॉस रिलीफ। और यहाँ पे जो किमारा का लॉस है 35,000 का, वो माइनस कर देंगे। और जब किमारा का लॉस माइनस करेंगे और उसके बाद सम कर देंगे आप, सम कर बाद फॉर्मूला लगाएंगे, एंड दिस इज योर रिवाइज्ड TTP। कॉरपोरेशन टैक्स लगाना है। अच्छा, अब ग्रुप में हमारे पास तीन कंपनीज हैं, ठीक है। तो अगर तीन कंपनीज है तो हमारी जो अपर और लोअर लिमिट है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर 250,000 को आप 3 पे डिवाइड करो तो वो कितना बनता है? इधर एक वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग नंबर 2, टैक्स लिमिट्स, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। लोअर लिमिट कितनी थी? 50,000। तो इट वुड बी 50,000 डिवाइडेड बाय 3। और अगर हम बात करें अपर लिमिट की, अपर लिमिट वुड बी 250,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब इस अपर और लोअर लिमिट को हम लोग देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली अगर इसको देखा जाए तो ये मीडियम कंपनी है। तो मीडियम कंपनी पे टैक्स किस तरह लगता है जी? कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पहले तो अपने TTP को, जो कि, बल्कि कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी की ना वर्किंग बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं उसको। अच्छा, पहले हम कहेंगे जी TTP हमारा कितना था जी? TTP वॉज दिस, मल्टीप्लाई बाय 25%, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करना है मार्जिनल रिलीफ, ये थी कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी, माइनस करना है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के लिए फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट इज इक्वल टू ब्रैकेट, अपर लिमिट तो ये रही मेरी, माइनस ऑगमेंटेड प्रॉफिट। अब ऑगमेंटेड और TTP यहाँ पे यही है, मल्टीप्लाई करना है इसको फ्रैक्शन के साथ। फ्रैक्शन वाज 3 डिवाइडेड बाय 200, और मल्टीप्लाई इसको करना था ऑगमेंटेड TTP डिवाइडेड बाय ऑगमेंटेड। तो मल्टीप्लाई कर लें दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। ऑल दो बेशक उसका वन आना है, लेकिन फॉर्मूला पूरा लगाना तो बेहतर है। तो मार्जिनल रिलीफ आ गया, एंड दिस माइनस दिस 732.2 इज योर कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी। अब इस कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी को इस मेन फॉर्मेट में आप लिख कर लो, एंड देयर यू गो, ये आपका 15 नंबर का सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो। कुछ समझ आई थी इस क्वेश्चन की?
Yes, sir. एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नहीं, क्लियर है। चल, अब चलते हैं जी, दूसरा जो हमारा सवाल था इनकम टैक्स का, और 15 नंबर वाला, उसकी रिक्वायरमेंट ए में कह रहा है कैलकुलेट फिलिक्स इनकम टैक्स पेएबल फॉर टैक्स ईयर 25-26। अब इनकम टैक्स पेएबल निकालना मतलब वो अपने पे वगैरह अगर होगा तो उसको माइनस कर देना। ठीक है, सिनेरियो पढ़ते हैं, पढ़िएगा सूद क्या कह रहे हैं यहाँ पे। Felix is a self-employed trader. He is also a landlord. The following information is available for the tax year 25-26. Self-employment. Felix prepares accounts on an accrual basis. His statement of profit or loss for the year ended 5th April 2026 shows a net profit of 94,200. अच्छा, मैं The जयतन net साथ साथ वर्किंग बनाता रहता हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के नाम से। ठीक है, पाउंड का साइन डालना है जी हमने। हम्म, अच्छा, दूसरा तरीका बता देता हूँ, ये देखो जी, .00 इस पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, इसके बाद आप यहाँ जाएंगे करेंसी में। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट हुआ होता है। सेकंड नंबर पे पाउंड आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और इसको आप कर दो ओके। जीरो लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे पाउंड का साइन दे देगा वो, लेकिन साथ जीरो लिखा रहेगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से भी आप पाउंड का साइन डाल सकते हैं। सो मैंने 3 तरीके बता दिए पाउंड का साइन डालने के एग्जाम में, और वो तीनों ही है। एक और 3 तरीके हैं, वो बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है जी, पढ़े जरा। नेट प्रॉफिट कितना था उसको Felix बताया वो? 94,200. 94,200, वो लिख लेते हैं, 94,200 जी सर। क्या हो रहा है प्रॉफिट में? The net profit is after deducting 4,800 for annual lease of a car with CO2 emission of 85 grams per kilometer. अच्छा, अब गाड़ी की लीज माइनस की हुई है। ठीक है, और जिस गाड़ी की लीज पेमेंट माइनस की है उस गाड़ी की CO2 इमिशन है 85 ग्राम। तो 50 ग्राम से अगर ज़्यादा की लीज है तो हमने कहा था कि 15% डिसअलाउड होता है। ठीक है, सो लीजिंग कॉस्ट लिखते हैं। कितने की लीजिंग कॉस्ट है जी? 4,800 की। इसका 15% मुझे ऐड बैक करना है, 720। फिर जी? Felix drives the car for both business and private purposes. हम्म, He estimates that 20% of the mileage is for private journeys. तो इसका मतलब है 20% तो वैसे डिसअलाउड है। स्टिल लीजिंग कॉस्ट, और लीजिंग कॉस्ट का 20% मैं वापस ऐड बैक करूंगा। सो 4,800 में से 720 माइनस करेंगे, ब्रैकेट डाल के। 4,800 माइनस द 720, और उसका 20% ऐड बैक हो जाएगा, 816। फिर जी? During the year, Felix took goods out of the business for his own use. The हम्म, goods had cost of the business 600 and had a market selling price of 1,500. तो अगर No अपने यूज के adjustment लिए कोई has चीज निकाल लें तो हमने कहा था कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हम ऐड कर लेते थे, 1,500। आगे वो कह रहा है वो नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन अकाउंट ऑल्दो द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 600 इंक्लूडेड इन द परचेजेस। ठीक है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट आ गई। और यहाँ पे हम एक रफ सा सम कर लेते हैं, एक दो लाइनें छोड़ के। एंड दिस इज आवर ट्रेडिंग प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉपर्टी इनकम आ रही है जिसके बारे में क्या कह रहे हैं, पढ़े। Felix bought a rental property and let it out from 1st September 2025 at a monthly rent of 2,100, which he अच्छा, अब received on the प्रॉपर्टी first इनकम आ day. गई जी। ठीक है, और प्रॉपर्टी इनकम हमने इनकम टैक्स में कहा था कैश बेसिस पे ट्रीट करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं रेंट लिख लूंगा। प्रॉपर्टी कितना सा रेंट पे रही है? इसने दी है 1 सितंबर को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, हर महीने की फर्स्ट को उसको रेंट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब उसको 8 रेंटल पेमेंट्स मिली। सो 2,100 × 8। आगे जी? He paid insurance of 520 on 1st September 2025 to cover the खत्म बात। 12-month period. 520 माइनस कर लेंगे।
फिर जी। In addition, during the tax year 25-26, Felix paid the following expenses: हम्म। letting agent's fee of 1680, एजेंट फी 1680 माइनस कर लेते हैं, फिर जी। interest of 4100 on a loan taken out to purchase the property. उसको जीरो लिखेंगे, क्योंकि वो हमने क्या कहा था कि इंटरेस्ट का 20% लेके माइनस करेंगे फ्रॉम द इनकम टैक्स लाइबिलिटी। सम कर लेंगे इसका, एंड देयर यू गो, दिस इज योर प्रॉपर्टी इनकम। फिर जी। Dividend income. हम्म। During the tax year 25-26, Felix received dividend income of 8,000. सही है। Pension contributions. During the tax year 25-26, Felix made a personal pension contributions of 12,800 net amount. ओके, सो वर्किंग थ्री में बना लेते हैं यहाँ पे बैंड एक्सटेंशन की। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रॉस पीपीसी। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन था 12,800 का। ग्रॉस करूंगा इसको 100/80, ये बनेगा 16,000। ठीक है। अब आपका जो बेसिक बैंड है वो कितना था जी? 37,700। इसमें आप ये 16,000 ऐड कर दोगे। उसके बाद जो आपका हायर बैंड था, हायर बैंड की लिमिट कितनी थी? 125,140, राइट। उसमें भी आप ऐड कर दोगे 16,000। सो दीज आर द न्यू बैंड्स जिनको हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ रिक्वायरमेंट ए, वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स पेएबल के लिए वी नीड इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, एंड इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में मेरे पास हेड आएगा नॉन सेविंग इनकम का। ठीक है, सेविंग इनकम नहीं है, ये तो हम डिविडेंड इनकम का बना लेंगे। एंड इसके बाद कॉलम आ जाएगा फॉर टोटल। पाउंड का साइन कॉपी करके इन दोनों तीनों कॉलम से पेस्ट कर लें। ठीक है, वन बाय वन आप पेस्ट करोगे। एक्सेल में तो होता है ना कि इकट्ठा आप कर लेते हो। सो ये ट्रेडिंग इनकम आ गई सबसे पहले। ट्रेडिंग इनकम के बाद हमें चाहिए प्रॉपर्टी इनकम, ये भी यहाँ पे आएगी नॉन सेविंग में। प्रॉपर्टी इनकम के बाद वी हैड डिविडेंड। डिविडेंड वाज कितना? 8,000। ठीक है। टोटल वाले में लाके इसका हॉरिजॉन्टल सम कर लें, और उसके बाद वर्टिकली इनका सम कर लो। ये आपके पास आ जाएगी जी आपकी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्योंकि 100,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम फिर इसका क्यूसीडी भी, सॉरी एएनआई भी कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नंबर 4 हम ये निकाल लेते हैं यहाँ पे एडजस्टेड नेट इनकम। ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी नेट इनकम लिखेंगे। तो नेट इनकम जो इसकी थी वो ये वाली है। इसमें से माइनस करना है हमने ग्रॉस पीपीसी 16,000 का, और जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एएनआई। बस एएनआई को यूज करके हम पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट कर लेंगे इसका रिमेनिंग। वर्किंग नंबर 5 पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस जो हमारे पास नॉर्मल होता है वो था 12,570, जिसमें से माइनस हो इसके रिडक्शन। रिडक्शन के लिए फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में दिस ए एन आई माइनस 100,000 ब्रैकेट्स क्लोज डिवाइडेड बाई 2। सो जब ये हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस, एंड इसी को हम लोग माइनस कर लेंगे फ्रॉम द कंप्यूटेशन। ठीक है, माइनस का साइन लगा के इसको लिंक कर लो, और जिस तरह से टोटल किया है हॉरिजॉन्टली इस तरह करके जब यहाँ पे हम सम करेंगे ये निकल आएगी टैक्सेबल इनकम।
12 नंबर है टैक्स पेएबल निकालने के। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम तक आने के तकरीबन हमारे रफली 8 से 9 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब टैक्सेबल इनकम आ गई है, अगला काम इस पे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। टैक्स रेट्स हमने रिवाइज जो बैंड है उनके अकॉर्डिंग निकाले हुए हैं। सो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, हेडिंग दे देते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। पहले हमारे पास आ जाएगा निल रेट बैंड, उसके बाद आएगा बेसिक बैंड, एंड उसके बाद आ जाएगा हायर बैंड। सो बेसिक बैंड इज अभी ये वाला है 53,700, इसके ऊपर लगेगा 20%। बाकी की आपकी जो इनकम है नॉन सेविंग वो हायर में चली जाएगी, यानी दिस माइनस दिस, इस पे लगा दो 40%। डिविडेंड इनकम में उसका अपना निल रेट बैंड है, पहले 500 पे टैक्स लगेगा 0% पे। और बाकी जो डिविडेंड्स हैं 8,000 माइनस 500, उनके ऊपर टैक्स लगेगा हायर का, और हायर का रेट कितना था? 33.75%। ठीक है, और इस तरह आप इसका हॉरिजॉन्टल सम कर लोगे, एंड इन तीनों का जब टोटल करेंगे। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे की बात नहीं हुई भी, या हुई भी थी? नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली मेरे पास निकल आया इनकम टैक्स पेएबल। ठीक हो गया। वो नहीं, एक चीज तो मैं भूल गया, ये इनकम टैक्स लायबिलिटी है, इसमें से हमने माइनस करना है रिलीफ ऑन इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट का 20% भी तो यहाँ से माइनस करना है ना। प्रॉपर्टी के लिए हमने जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट कितना था? 4100। 22. इस 4100 का 20% आप यहाँ से माइनस करोगे 820, और इसके बाद जब सम करेंगे, नाउ दैट्स योर इनकम टैक्स पेएबल। ठीक है, देखो मैं बार बार कॉपी पेस्ट जो से वो कर रहा हूँ, पूरा पूरा नाम मैं दोबारा दोबारा टाइप नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये हमारी रिक्वायरमेंट ए जो है 12 नंबर की वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसी क्वेश्चन की। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन, मतलब थियोरेटिकल है, क्या कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, पढ़े जरा सब। Explain how Felix and Sylvia's income tax liability for the tax year 26-27 would change if the rental property was transferred to Sylvia on 6th April 2026. अगर रेंटल प्रॉपर्टी सिल्विया को ट्रांसफर कर देगा तो किस तरह टैक्स सेव होगा। ओके, ये फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये कहानी होगी, पढ़ेंगे। Felix is considering transferring the ownership of the rental property to his wife, Sylvia, on 6th April 2026. Sylvia has no other income, and Felix's income is expected to remain the same for the foreseeable future. हाँ जी, तो अगर यही इनकम सिल्विया के पास चली जाए तो क्या सीन होगा? प्रॉपर्टी इनकम हमारी कैलकुलेट कितनी हुई थी? प्रॉपर्टी इनकम वाज 14,600। तो 14,600 में से 12,570 पे तो सिल्विया को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें कवर हो जाएगा पर्सनल अलाउंस में। ठीक है, और बाकी की जो इनकम बचेगी उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। अल्टीमेटली आपका टैक्स जो है वो सेव हो जाएगा। ऐसे ही है जी। Yes. ठीक है, ये उसने लिखा हुआ है कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे कहते हैं इफ, क्या नाम था इसका, फिलिक्स decides to transfer the rental property to Sylvia, then she will be paying tax on balcony. Then first
पाउंड को इस तरह आप जीबीपी भी लिख सकते हो। 12,570 will be exempt due to the availability of nil rate band, and the remaining income will be taxed at 20%. That's it. ठीक है, 3 नंबर के लिए बहुत है, क्योंकि हमें 3 में से 3 तो चाहिए नहीं है, हमें तो चाहिए 1.5। ठीक है, सो इनकम टैक्स का ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। अब जाते हैं जी, जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है। सर जी जी। इसमें जो इनकम टैक्स वाले में हमने वो ड्राइंग्स का जो वो किया है अकाउंट में, उसमें उसने ड्राइंग्स। कहा है कि उसने 600। हाँ, अच्छा, ये वाले जो इन्वेंट्री के निकाले, उसमें। हाँ जी। परचेजेस हाँ। में उसने खोले, वो खुद से डाला हुआ है, सिर्फ आपने उसकी सेलिंग प्राइस में कुछ इंक्लूड नहीं किया ना। तो बेसिकली एचएमआरसी कहता है आपने अपने यूज के लिए निकाला है या किसी और के लिए, दैट इज ट्रीटेड एज अ सेल। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, सेलिंग प्राइस जो है, वो आप प्रॉफिट में ऐड कर लोगे। ठीक है। तो वो उन दोनों का डिफरेंस नहीं होगा जो प्रॉफिट नहीं नहीं एलिमेंट नहीं। होगा उसका? नहीं, क्योंकि परचेजेस में 600 डाला हुआ है ना, अब आपको सेल प्राइस में 1,500 डालना है, ताकि एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए प्रॉफिट में। ठीक है। ओके। ओके। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर वाला सवाल है। 10 नंबर वाला सवाल आपने एग्जाम में भी सबसे एंड पे करना है। उसकी रीजन ये है कि जो 10 नंबर वाला सवाल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, इसको पढ़ने और समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। वैसे तो 10 नंबर वाले सवाल के लिए जो टाइम अलाउड है एग्जाम के अकॉर्डिंगली, वो 18 मिनट्स है। 18 मिनट्स में इसको सॉल्व कर पाना इज अ रियल चैलेंज। ठीक है, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इस तरह के क्वेश्चंस पे, तब आप इसको शायद क्लोज टू फिनिश लाइन पहुंच जाओगे इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर तो देर इज नो चांस कि आप ये आधा सवाल भी कर सकें। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि सबसे एंड पे करना है, ताकि जो भी हम बाकी क्वेश्चंस में से टाइम बचा के आए हुए हैं, हम उसको भी यहाँ पे यूज कर सकें। ओके, सो लेट्स सी रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं यहाँ पे। जी प्लीज पढ़िएगा सर। Calculate the calculate the additional income tax and national insurance contributions payable by Lucas if he accepts option 1. Company provided accommodation for the tax year 25-26. राइट, 6 नंबर के लिए वो कह रहा है कैलकुलेट द एडिशनल इनकम टैक्स एंड एनआईसी। मतलब ऑलरेडी उसने कैलकुलेट किया हुआ है, हमें निकालना है एडिशनल कितना होगा इफ ऑप्शन 1 इज एक्सेप्टेड। और ऑप्शन 1 कह रही है कि कंपनी अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। अच्छा जी, सेकंड में क्या कह रहे हैं? Calculate the net financial benefit or cost to Lucas if he chooses option 2, increased salary compared to option 1. अच्छा, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है अगर वो इंक्रीज सैलरी ले तो तब क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, और फाइनेंशियल बेनिफिट निकालना है। सो लेट्स सी सिनेरियो, देखते हैं जी क्या हो रहा है, पढ़ें जी। You should assume that today's date is 1st March 2025. हम्म। Lucas is employed by Matrix Ltd as a senior developer. He currently earns a gross annual salary of 155,000. Matrix Ltd is negotiating a new remuneration package for the Lucas for the tax year 25-26 and has offered Lucas a choice between two alternative packages regarding his living arrangements. ठीक है। Option 1, company provided accommodation. Matrix Ltd will provide Lucas with a flat to live in throughout the tax year 25-26. The flat will be made available to Lucas on 6th April 2025, at which time its market value will be 420,000. हम्म। The company originally purchased the flat on 1st June 2015 for 180,000 and spent 90,000 on improvements during 2021. अच्छा, The प्रॉपर्टी annual खरीदी थी value जून 2015 में, इसको मिलेगी प्रॉपर्टी 2025 में, तो गैप इज मोर देन 6 इयर्स। तो यहाँ पे फिर हम मार्केट वैल्यू यूज कर लेंगे प्रॉपर्टी की। ठीक है जी, आगे।
The annual value of the flat is 9,500. हम्म। Matrix Ltd will also provide furniture for the property on 6th April 2025 at a cost to the company of 15,000. ठीक है। अब Matrix सबसे पहले तो Ltd हमें will यहाँ पे निकालना है अकोमोडेशन बेनिफिट। अकोमोडेशन बेनिफिट में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। ना एनुअल वैल्यू कितनी बताइए जिसने, 9500। 90 इसके अलावा हमारे पास आएगा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट। एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं जी, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू लेंगे, इन दिस केस 420,000, माइनस करेंगे 75,000 और इसका ले लेंगे 3.75% यानी 0.0375। ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में उसको और क्या फर्नीचर पे मिल रहा है, फर्नीचर पे 20% यूज ऑफ एसेट का बेनिफिट आता है। कॉस्ट कितनी है फर्नीचर की, 15,000। इसका 20% बेनिफिट आ गया। अच्छा फिर क्या हो रहा है जी। Matrix हाँ, Ltd will pay for all heating and lighting bills, estimated to be 2,200 for the year. तो बिल्स तो डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं 2200। ठीक है फिर जी। Lucas will pay a contribution of 100 per month to Matrix Ltd for the use of the flat. तो जो कंट्रीब्यूशन आप पे करते हो वो माइनस हो जाता है। 100 पर मंथ है यानी कि 100 × 12 वुड बी 1200। जब आप इसका सम करोगे ये आ जाएगा आपका टोटल अकोमोडेशन बेनिफिट। ठीक है। अब ये जो अकोमोडेशन बेनिफिट है इसके ऊपर हमें देखना है जी, एडिशनल इनकम टैक्स कितना आएगा। इसकी जो इनकम बताई हुई है एनुअल सैलरी वो थी 155,000, मतलब ही इज एन एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो ये जो एक्स्ट्रा ऊपर इनकम आएगी बेनिफिट, इसके ऊपर टैक्स वो पे करेगा 45% पे। और एनआईसी की बात करें तो एनआईसी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय ने खुद कोई भी एनआईसी पे नहीं करना होता। पे ये तो हो गया जी पहला ऑप्शन आपका, 6 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 6 नंबर वर रियली वेरी इजी। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है, इंक्रीज सैलरी वाले चक्कर में पढ़े जरा। Matrix Ltd will not provide the accommodation. हम्म। Instead, they will increase the Lucas gross annual salary by 20,000. अच्छा अब वो कह रहे हैं Lucas दूसरे ऑप्शन में अकोमोडेशन देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे 20,000 से। मतलब पहले 155 है, अभी 175 हो जाएगी सैलरी। हमें सिर्फ एडिशनल वाले पे देखना है कि नेट फाइनेंशियल, इसमें ऑप्शन बी में उसने क्या कहा था, नेट फाइनेंशियल बेनिफिट, ये कॉस्ट निकाली लूकस पे। हाँ जी पढ़े जरा। Lucas would then rent a similar furnished property privately at a cost of 1,800 per month and would हम्म। have to pay his own heating and lighting bills of 2,200 for the year out of his net income. अच्छा अब मुझे देखना है कि दूसरे केस में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ इंक्रीज सैलरी। अब यहाँ पे हमें टैक्स वगैरह नहीं निकालना। यहाँ पे इसने कहा है कि आपने बताना है कि भाई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसकी सैलरी लिख लूंगा, बल्कि इसको कहते हैं एडिशनल सैलरी। हाँ जी। एडिशनल कितने की मिल रही है सैलरी इसको, 20,000. तो सैलरी लिखेंगे। अब एडिशनल सैलरी पे टैक्स भी आएगा सबसे पहले। इस पे इनकम टैक्स पड़ेगा 45% पे। ठीक है। फिर इस पे एनआईसी भी पे करना पड़ेगा 2% पे, क्योंकि सैलरी पे तो हमें एनआईसी पे करना पड़ता है ना। अब इनकम टैक्स और एनआईसी के अलावा और हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी, और हमें पे करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का रेंट। रेंट कितना था जी, 1,800 per month. 1800 पर मंथ का रेंट है। तो इसका मतलब है अगर पूरे साल का मैं रेंट निकालूं यहाँ से, तो 1800 × 12, 21,600 तो उसको रेंट देना पड़ रहा है। मतलब भाई इसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलने का फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है ना। ठीक है। और इसके अलावा रेंट के अलावा इसको बिल्स भी पे करने हैं। बिल्स कितने हैं इसके, 2200 के। यानी अगर इन सबको मैं ऐड अप करूं तो ये नेट कॉस्ट आ रही है इसको। ठीक है, सैलरी मिलने की इसको नेट कॉस्ट पड़ेगी।
ठीक हो गया। तो अब अगर पहले ऑप्शन में देखें, तो पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है जी, इसको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, और दूसरे ऑप्शन में इसको नेट कॉस्ट पड़ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है। कंक्लूजन वगैरह मांगा हुआ इसने? कंक्लूजन तो वैसे इसने नहीं मांगा हुआ। ठीक है। इन योर कैलकुलेशन, ठीक है। वैसे अगर कंक्लूजन देना होता तो हम क्या कहते? ऑप्शन वन में इसको टैक्स कितना देना पड़ रहा? हाँ जी साउथ, टैक्स कितना देना पड़ रहा है इसको? 11897। लेकिन इस 11897 के अलावा इसको पे करना पड़ा था ये कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल कॉस्ट इसको पड़ी थी 13097। और दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसको जो नेट कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी है, 13200। तो अगर दोनों में से चूज करना हो, तो फिर कौन सा ऑप्शन बेटर है कि इसको ऑफिस वाले क्या करते हैं, अकोमोडेशन देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़, ये पाउंड का साइन मैं यहाँ पे डालना भूल गया था। पाउंड का साइन डाल देते हैं, क्योंकि पाउंड का साइन डालने के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मार्क्स होते हैं। ठीक है। सो ये जी हमारा जो मॉक एग्जाम है वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब एग्जाम में आपने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, पहले अब जरा उसका एक छोटा सा प्लानर डिस्कस कर लेते हैं। तीन सेक्शंस हैं जी एग्जाम में। आप एग्जाम को एग्जाम के फ्लो में सॉल्व करोगे, मतलब पहले आप सॉल्व करेंगे सेक्शन ए, जिसमें 15 आपके पास सवाल हैं, 2 मार्क्स ईच के, यानी कि 30 मार्क्स हैं। तो जो टाइम इसके लिए अलाउड है वो बनता है 30 × 1.8, 54 मिनट्स। सेक्शन ए के बाद आप करोगे सॉल्व सेक्शन बी। सेक्शन बी में दोबारा से आपके पास सेम मार्क्स हैं, तो सेम टाइम अलाउड है। अब ये तो वो टाइम है जो अलाउड है, लेकिन एमसीक्यूज की अगर बात करें तो 30 एमसीक्यूज, सॉरी आपके 15 जो एमसीक्यूज हैं, दैट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स। ठीक है। ओटीक्यूज आपके रफली 40 मिनट्स ले लेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो आप टाइम सेव कर रहे हो सेक्शन ए में, वो 24 मिनट है, और सेक्शन बी में आप सेव कर रहे हो 14 मिनट्स। सेक्शन सी पे जब आप आओगे, तो जैसा हमने अभी मॉक में किया है, पहले आप कॉरपोरेशन टैक्स का सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो कि 15 मार्क्स वाला है। 15 मार्क्स के लिए जो टाइम अलाउड है वो कितना बनता है, वो बनता है 27 मिनट्स। लेकिन वो क्वेश्चन हार्डली 20 मिनट में हो जाता है। यानी कि इसका मतलब है 7 मिनट्स आप यहाँ से मजीद सेव कर रहे हो। ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, टाइम अलाउड, टाइम स्पेंट, और ये है सेव्ड। ये कितना टाइम हम सेव कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद हम जो इनकम टैक्स का 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी 27 मिनट्स ही अलाउड है। और लेट्स सपोज हम वो पूरे 27 मिनट्स यूज कर लेते हैं, यानी यहाँ से हमने कुछ भी सेव नहीं किया। अब ये सब करने के बाद जब मैं लास्ट आऊंगा 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन का अपना टाइम था 18 मिनट्स। लेकिन उस 18 के अलावा जो मैं सेव करके लाया हूँ टाइम, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चलता है, तो 24 + 14 + 7, मैं 45 मिनट्स और सेव करके लेके आया हूँ। तो इसका मतलब है इफेक्टिवली मेरे पास 63 मिनट्स होंगे तकरीबन इस क्वेश्चन के लिए। अब ये वो है अगर हम लोग बेस्ट केस सिनेरियो में चलते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी चलें, तो इस क्वेश्चन के लिए रफली हमारे पास आधा घंटा तो बच जाएगा ना। और अगर आधा घंटा बच जाता है, तो उसमें हम बड़े सुकून से इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। सो ये अप्रोच है जिस तरीके से आपने एग्जाम में चलना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी एक क्लास होगी जिसमें हम लोग फाइनल डिस्कशन वगैरह करेंगे, कोई अगर कोई मसले मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। उसका टाइम मैं ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सारी चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू करें, ताकि अगर कोई मसला है उसको हाईलाइट करें और उस रिवीजन क्लास में या डिस्कशन क्लास में डिस्कस करके ख़त्म करें। सो एंजॉय करें जी, और इस मॉक एग्जाम को एक दफ़ा दोबारा से सॉल्व कर लीजिएगा। और जो आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मजीद उसने और क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, उनको भी ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोगों को आपकी जो कंडीशन है उनकी समझ आ जाए। सो सी यू गाइज, ख्याल रखें और तैयारी करें, कोई मसला होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। खुदा हाफिज़।